हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटिकल सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थे और हमारा जितना 1773 से 1947 तक एक्ट था, जितना भी था उसे कंप्लीट डिटेल एनालाइज करके समाप्त कर लिया और पूरा प्री कमेंस दोनों पॉइंट व्यू से हम लोग देखने का प्रयास किया और पूरा डिटेल से एनालाइज किया और पूरा एक एक वर्ड को लिख लिख करके हम लोग देखें ताकि याद हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो आज जितना हम लोग पढ़े 1773 से 1947 तक, उसको एक कंप्लीट क्विक रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन सेशन है, ठीक है। जितना भी डिटेल एक्सप्लेन हुआ है वो पीछे वाले सेशन में हुआ है। आज हम लोग केवल रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग टाइम ना लेते हुए सीधे रिवीजन करते हैं। तो जैसे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या हुआ, तो सबसे पहले 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है 1599 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर पर हस्ताक्षर करके 15 साल के लिए, कितना साल के लिए? स्टार्टिंग में 15 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दी थी। 1599 में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर पर हस्ताक्षर करके 15 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार देती है। ये जो व्यापारिक एकाधिकार था 1600 ईस्वी से लेकर के 1813 एक्ट तक जारी रहा। क्यों जारी रहा? क्योंकि 1813 एक्ट में आंशिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, बशर्ते चाय और चीन को छोड़ करके। ये व्यापारिक एकाधिकार होता क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल भारत में आकर के अपना व्यापार कर सकती थी और वहां की जो अदर कंपनियां थी वो आके व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस मिल गया था। ये जो चार्टर था, ये चार्टर इन लोग को प्रदान हो गया था कि आप ही लोग जाइएगा और आपके अलावा कोई नहीं जाएगा, तो इसलिए इसे लाइसेंस प्राप्त था। तो जब 1813 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ, आर्थिक दबाव बढ़ने लगा, सरकार पर दबाव बढ़ाने लगा कि हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी मतलब व्यापार करेंगे, हम हमें हमें भी मार्केट की आवश्यकता है। और जो खुला मार्केट था वो भारत में ही था, तो इसलिए 1813 में सबके लिए खोल दिया, केवल चाय और चीन को छोड़ करके। चाय के साथ व्यापार जो करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और चीन के साथ जो व्यापार करेगी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल। फिर दबाव धीरे बढ़ता गया और 1833 में आके फाइनली पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। क्या? व्यापारिक एकाधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया था उसे पूर्ण रूप से कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया 1833 के अधिनियम में। फिर क्या हुआ? जब पूरा भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा था तो 1858 एक्ट में ब्रिटिश ताज कंपनी की सत्ता अपने हाथों में ले ली, यानी कि कंपनी का जो रूल था उसे समाप्त करके सीधा क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। कब? 1858 अधिनियम से। तो महत्वपूर्ण अधिनियम में हम लोग क्या क्या देखें? पहला, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। फिर ताज का शासन 1858 से 1947 तक। इसमें क्या देखें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, संशोधन एक्ट, सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं इसे 1881, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1886, चार्टर एक्ट 1893, 13, 33, 53। फिर भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर यहाँ से आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। दो है भारत शासन अधिनियम और तीन है भारत परिषद अधिनियम। और ये गई इधर भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट पहले हम लोग पढ़े 1773 का। इसका पृष्ठभूमि हम लोग देखें, क्या था पृष्ठभूमि में? कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम था। क्या था? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम था। ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। इसे क्यों लाया गया था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना था, क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार वगैरह फैल रहा था। ये चीज हम आगे लिखे। इसका उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट लाने का क्या उद्देश्य था? तो वित्तीय समस्याएं थी, फाइनेंशियल इशू था। 1770 के दशक में कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। कब? 1770 के दशक में कंपनी में भ्रष्टाचार फैलता गया और 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल हो गया था, भयंकर अकाल, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई।
कृषिगत समस्या उत्पन्न हुआ जिसके कारण उत्पादकता कम हुआ। जब उत्पादन कम हुआ तो लोग टैक्स देना बंद किए। कहाँ से देंगे जब उत्पादक ही नहीं हुआ तो टैक्स देना कम किए, तो जिससे कंपनी पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव हुआ। कंपनी पूरी तरीके से प्रभावित हुई, इसलिए ये एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। फिर 1765 ईस्वी में जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित किया। बंगाल में द्वैत शासन, पहला जो शासन था कंपनी का शासन, और दूसरा जो काम करता था वो नवाब करता था। कंपनी टैक्स वसूलती थी और नवाब प्रशासनिक कार्य संभालता था। इस कारण कंपनी धीरे धीरे कर्जे में डूबती चली गई थी। 1773 एक्ट की विशेषता क्या है कि गवर्नर जनरल कहलाया। क्या देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। केंद्रीकरण हुआ, क्या हुआ इसमें? 1773 एक्ट में केंद्रीकरण हुआ। क्या मतलब? बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी या गवर्नर जनरल अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए ये गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। पहला था फ्रांसिस, 4 सदस्य में फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बॉरवेल और मानसेन। फ्रांसिस क्लेवरिंग, बॉरवेल और मानसेन 4 सदस्यीय परिषद किस लिए लाया गया था? गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए। फिर 1773 एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1773 एक्ट के तहत स्थापित होता है 1774 में। ठीक, ये एक्ट में कानून पारित हुआ और 74 में स्थापना हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 4 सदस्य थे। पहला एक था मुख्य न्यायाधीश जो एलिजा एमपी थी, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन? चैम्बरले, लिमेस्टर, हाइट। और कंपनी के कर्मचारी बिना लाइसेंस निजी व्यापार या रिश्वत नहीं कर सकते थे। कोई भी कंपनी के जितना भी कर्मचारी है उसे लाइसेंस रखना अनिवार्य था, और निजी व्यापार, रिश्वत वगैरह ये सब नहीं ले सकते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को राजस्व और नागरिक सैन्य मामले में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट भेजनी होगी। इसका काम क्या होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को राजस्व से रिलेटेड, नागरिक से रिलेटेड और सैन्य मामलों से रिलेटेड जितना भी होगा डॉक्यूमेंट उसे ब्रिटिश सरकार को सौंपनी होगी। तो ये जब इससे क्या हो गया, 6% तक कंपनी का लाभांश बढ़ा। फिर 1773 एक्ट का महत्व क्या है? कंपनी को पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यता मिली। पहली बार न्यायिक सुधार हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुआ। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहला हस्तक्षेप था। प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। कैसे? बंगाल में गवर्नर जनरल का पद स्थापित करके, जिससे त्रिपक्षीय शासन प्रणाली खत्म हुई। इसमें कमजोरियां या सीमाएं क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच अधिकारों का टकराव था। क्यों टकराव था? कि इन दोनों का क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। भारतीयों की उपेक्षा भी, भारतीय जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रादेशिक शासन कमजोर हुआ। कैसे? कि मद्रास व बम्बई के गवर्नरों की शक्ति प्रभावित हुई, जिससे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक क्षमता बढ़ी। क्योंकि मद्रास और गवर्नर जनरल की जो शक्ति था सब केंद्रीकृत हो गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया था। ब्रिटिश संसद के पर्याप्त शक्ति नहीं थी। अब 1781 का सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का संशोधन अधिनियम क्यों आया था? क्योंकि 1773 अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था। इसे बंदोबस्त अधिनियम भी बोलते हैं। इसमें क्या था? गवर्नर जनरल परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। इसका क्षेत्राधिकार और गवर्नर जनरल और परिषद का क्षेत्राधिकार दोनों अलग अलग हो गया था। राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। कलकत्ता के सभी नागरिक सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर होंगे। किस एक्ट में बोला गया था कि कलकत्ता के जितना भी नागरिक है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर होंगे, और उसका जो न्याय होगा वो हिंदू मुस्लिम कानून के अनुसार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इसका सवाल पूछ चुका है कि कौन ऐसा एक्ट है जहां पे हिंदू मुस्लिम कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता था। तो 1781 एक्ट में ये बात बोली गई थी। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास दायर होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। गवर्नर जनरल प्रांतीय न्यायालयों तथा सदनों के लिए नियम बना सकती है। क्या गवर्नर जनरल जो है प्रांतीय न्यायालयों और सदनों के लिए नियम बना सकती है। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बायरन हेस्टिंग था। 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे भी लाया गया था। इसकी विशेषता क्या थी? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। कंपनी का जो राजनीतिक मामला देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कंपनी का जो व्यापारिक मामला होगा उसे देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें टोटल 6 सदस्य थे, इसमें टोटल 24 सदस्य थे। फिर दूसरा है भारत में कंपनी द्वारा अधिपत्य क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कौन ऐसा एक्ट है जिसमें भारत में पहली बार कंपनी द्वारा अधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया? ये कंपनी का संपत्ति नहीं है, कंपनी का क्षेत्र नहीं, ये अब सीधा ब्रिटेन के नियंत्रण में। कौन सा एक्ट? 1784 का एक्ट। कई बार इससे भी सवाल पूछा गया है। गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 से घटा करके 3 किया गया। देशी राजाओं से युद्ध संधि करने से पहले ब्रिटिश संसद की अनुमति आवश्यक है। कौन सा एक्ट में बोला गया? 1784 एक्ट। ध्यान रखना, 1784 एक्ट का महत्व क्या है? ब्रिटिश सरकार कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण की। क्या किया? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंपनी के प्रशासन पर कंट्रोल की। शक्ति का विभाजन हुआ। कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये क्या देखेगा? राजनीतिक मामला। ये क्या देखेगा? वाणिज्यिक मामला। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल हुआ कंपनी का, ब्रिटेन का कंपनी पर। कमियां क्या थी? भारतीय हितों की अनदेखा किया गया, दोहरी शासन प्रणाली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कार्य स्पष्ट नहीं थे, भ्रष्टाचार जारी था, गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि हुआ, परिषद की संख्या कम हुई, प्रशासनिक अस्पष्टता थी। फिर चार्टर एक्ट 1786 गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के लिए ही लाया गया था। ये क्या मांग रहा था? खुद को वीटो शक्ति। ये बोल रहा था कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया जाए, गवर्नर जनरल को सेना के प्रमुख बनाया जाए, यानी कि सेनापति बनाया जाए गवर्नर जनरल को। चार्टर एक्ट 1793, इसमें क्या था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ाया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया? 1793 एक्ट में। फिर धीरे धीरे जैसे आया वैसे 20-20 साल के लिए बढ़ाता चला गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ाया। पहले कितना था? 15 साल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 सदस्य थे उसका वेतन भारत से दिया जाता था। और बॉम्बे और मद्रास प्रांत के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल की नियंत्रण और ज्यादा बढ़ गई। अब 1813 एक्ट जो महत्वपूर्ण एक्ट है, क्या हुआ था इस टाइम? 1813 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो इसका उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटेन में आर्थिक दबाव ज्यादा था, खुला व्यापार की मांग हो रही थी, राजनीतिक सुधार की मांग हो रही थी, ईसाई मिशनरियां भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का मांग कर रहे थे। इसकी विशेषताएं क्या है? आंशिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, अर्थात चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है 1 और 2, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और ये 3। किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी भारत आना चाहते थे ईसाई धर्म का प्रचार के लिए? 1800 एक्ट। किस एक्ट में चाय और चीन को छोड़ करके आंशिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार हटा दिया गया? 1813 एक्ट के तहत। किस एक्ट में बोला गया था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा? तो 1813 एक्ट था। क्या फिर प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएगी उसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदन कराना होगा, यानी कि जो प्रांतीय गवर्नर है वो विधि अगर कानून बना रही है तो ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटेन से अनुमोदन करवाना होगा, तब जाके यहाँ भारत में जाके ये पारित होगी। सम्राट की अनुमति से ही गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नर और सेनापति का नियुक्ति करेगा। किसके अनुमति से? सम्राट की अनुमति होगी, उसके बाद गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नर और सेनापति का नियुक्ति करेगा, वहां से अनुमति मिलने के बाद ही। स्थानीय निकाय को कर लगाने की अनुमति दी, ये इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के तहत स्थानीय निकाय को कर लगाने की अनुमति दी गई थी? तो 1813 अधिनियम था। 1813 अधिनियम का महत्व क्या है? आर्थिक महत्व पहले देखते हैं। आर्थिक महत्व, भारतीय बाजार ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने से, भारतीय बाजार ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने से ब्रिटिश वस्तुओं का निर्यात, ब्रिटिश वस्तुओं पूरा भारत में बढ़ गया और भारत में जो कुटीर उद्योग था वो धीरे धीरे उसका पतन हो गया। प्रशासनिक सुधार हुआ, शिक्षा को बढ़ावा मिला और धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ? पश्चिमी शिक्षा संस्कृति ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, जिससे भारतीय संस्कृति में बदलाव हुआ। इसका आलोचना क्या? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए बोला गया था जो कम था और ये हुआ भी नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ते गया, पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों का आरोपण हुआ, सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ और स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ा। फिर क्या है? 1833 का चार्टर है। चीन और चाय पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। पूर्ण रूप से चीन और चाय पर, जो 1813 में छोड़ रखा था कि चीन और चाय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है, वो 1833 एक्ट में फाइनल कर दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जितना था
जो 1600 ईस्वी में प्रदान हुआ था वो सब खत्म। उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। अब यूरोपीय लोग भारत में रह सकते थे, बस सकते थे, जमीन खरीद सकते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कहलाए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया, कौन था? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। और 1733 में क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का, कौन? पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर जनरल और परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, सभी शक्तियां गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। भारत का जो गवर्नर जनरल है और उसके जो सहायता के लिए परिषद था वो पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। प्रांतीय गवर्नर जनरल के विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। प्रांतीय गवर्नर जनरल के विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली। परिषद संख्या 3 से 4 और जो चौथा सदस्य था विधि सदस्य था। और प्रथम विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले, 1834 में। पूर्व सदस्य नहीं था, लेकिन केवल विधि बनाने में सहयोग कर सकता था, वोट नहीं दे सकता था। वोट डालने का अधिकार 1853 के चार्टर एक्ट में मिला था। पूर्ण सदस्य और वोट डालने का अधिकार कब मिला था? 1853 के एक्ट में। फिर क्या हुआ? कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। कंपनी सिर्फ प्रशासनिक निकाय रह गई। दास प्रथा 1833 एक्ट के तहत 1843 में समाप्त हुआ। कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल? लॉर्ड एलनबरो। बिना लाइसेंस के आवागमन स्टार्ट हो गया, पहले नहीं, बिना लाइसेंस के आप नहीं आ जा सकते थे। इसका महत्व क्या है? व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया, प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन सब। कानून का संहिताकरण हुआ, विधि आयोग का गठन हुआ। 1833 में क्या हुआ? सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास हुआ था, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कारण यह समाप्त हो गया। कमियां क्या थी 1833 एक्ट की? अधिक केंद्रीकरण हुआ, सत्ता गवर्नर जनरल के हाथों में, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों जैसे कि बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रशासन करना अपना आसान नहीं था, क्योंकि जितना भी निर्णय लेना पड़ता था सारा बंगाल के गवर्नर जनरल अगर आदेश पारित किया तब जाके होगा, और जितना उतना देर से जब तक आदेश आता तब तक कई घटना हो चुकी होती, मतलब खुल के स्वतंत्रता नहीं ले पा रहे थे ये सब। स्थानीय प्रतिनिधित्व की कमी थी। मद्रास बम्बई को केंद्रीय विधायी परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिली। भारतीय भागीदारी सीमित, भारतीयों की भागीदारी सीमित थी। सैद्धांतिक रूप से भारतीयों को सरकार में प्रवेश की अनुमति, बट व्यवहारिक रूप से प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था। कह रहा है कि भारतीयों की भागीदारी सीमित थी, क्योंकि दिखावे के लिए कि हाँ भारतीयों की भागीदारी है, मगर जो व्यवहारिक रूप है, एक्चुअल जो है उसमें नहीं, उसमें ब्रिटिश का अधिकारी था। फिर क्या है? 1853 का अधिनियम। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था इस टाइम। गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और कार्यकारी प्रशासनिक कार्य अलग किया। गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किया, अर्थात गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, जिसमें संख्या 6 से बढ़ा करके 12 किया। सिविल सेवा की भर्ती, ओपन एग्जाम लंदन में हुआ। कौन सी समिति? मैकाले समिति के सिफारिश पर भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये अंतिम चार्टर एक्ट कौन था? 1853 का एक्ट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दिया। 12 सदस्यीय विधान परिषद, क्या 12 सदस्यीय विधान परिषद जो है इसका क्या है? ये छोटी संसद के जैसा काम किया। ये गवर्नर जनरल के परिषद में 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास। गवर्नर जनरल के परिषदों में 6 सदस्यों में 4 का जो चुनाव होता था बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय सरकारों के द्वारा। इसका काम क्या था? देश के लिए विधि बनाना, किंतु विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। गवर्नर जनरल को वीटो पावर था। अधिनियम क्या प्रावधान क्या था? बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर का नियुक्त किया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद के पूर्व सदस्य बनाया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर जाने के लिए अब सीधी भर्ती नहीं बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। 1858 का एक्ट,
कंपनी का शासन खत्म हो गया, ब्रिटिश ताज स्टार्ट हो गया, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाया। भारत का वायसराय कहलाया। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पहला था वारेन हेस्टिंग्स। क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्या था? भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। और तीसरा था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये क्या 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 कहलाया? ये भारत का वायसराय कहलाया। और जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, इसे 1858 अधिनियम में हटा दिया गया। इसके जगह पर भारत सचिव और भारत परिषद लाया गया। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था भारत सचिव, और ये भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद था। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था भारत सचिव। इसे 1947 के अधिनियम में समाप्त कर दिया और इसे 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया। दोनों का वेतन खर्चा भारत से दिया जाता था, लेकिन 1919 अधिनियम के बाद इसे ब्रिटेन से दिया जाने लगा। 1 नवंबर क्या है? 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में दरबार लगा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को कैनिंग पढ़ा। भारत ने इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। कहाँ लगा था दरबार? इलाहाबाद में, 1 नवंबर 1858 को। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों हुआ था? क्योंकि 1757 की घटना जो हुई थी, 1757 की नहीं 1858 की जो घटना हुआ था, इसी के कारण ये हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट सचिव, ये क्या है? हायरार्की। सबसे ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे सचिव, उसके नीचे वायसराय, उसके नीचे प्रांतीय गवर्नर जनरल। 15 सदस्य की नियुक्ति 8 ब्रिटिश ताज के द्वारा होता था और 7 कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा। शर्त क्या था? कि 10 साल भारत में रहा हो, भारत में रहने का अनुभव हो। गृह सरकार किसे बोलते हैं? भारत सचिव और भारत परिषद को मिला करके गृह सरकार कहलाया। भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया। वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो था 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह को, बनारस के राजा देवनारायण सिंह को और ग्वालियर के दीवान सर दिनकर राव को। कैनिंग विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया। कई बार पूछ चुका, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को विधि बनाने की शक्तियां वापस की 1833 एक्ट ने ले लिया। जो 1833 एक्ट में छीन लिया गया था, उसे 1861 एक्ट में बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को विधि बनाने की शक्तियां वापस कर दी गई। उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जैसे कि पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषद की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत दिया गया था? 1861 एक्ट। 1861 भारत परिषद अधिनियम, उसका वैलिडिटी कितना था? 6 मंथ। वायसराय के कार्यकारी परिषद की संख्या 4 से 5 बढ़ाया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, पर मताधिकार का अधिकार नहीं दिया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया। प्रश्न पूछ सकता है, पर पूरक प्रश्न और मताधिकार का अधिकार जो दिया था 1909 के अधिनियम में दिया था। केंद्र में अतिरिक्त सदस्य 10 से 16 हुआ। केंद्र में अतिरिक्त सदस्य 10 से 16 मनोनीत सदस्यों के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले जो भारत सचिव था और मिंटो जो वायसराय था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। किस अधिनियम को? 1909 को। केंद्रीय परिषद में सदस्य 16 से 60 किया, और ये जो था यहाँ पूरक प्रश्न भी पूछ सकता था, बहस भी कर सकता था, वोट भी डाल सकता था, जो वहां पे क्या था 1892 अधिनियम में ये चीज नहीं था। पहली बार वायसराय और कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। पहली बार वायसराय और कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय
सदस्य बने सत्येंद्र नाथ सिन्हा, SN सिन्हा विधि सदस्य बनाया। प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मुस्लिम उम्मीदवार रहेंगे और मतदाता रहेंगे। कब स्टार्ट हुआ? यहाँ से पृथक निर्वाचन प्रणाली का स्टार्ट हुआ 1909 ईस्वी से। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। फिर है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू कौन था? सचिव था। और चैम्सफोर्ड कौन था? वायसराय था। आंशिक रूप से प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य विधान परिषद एवं विधानसभा वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। क्या बोला जा रहा है कि विधान परिषद, उच्च सदन और विधानसभा, इसका गठन हुआ। विधान परिषद, राज्य परिषद जो उच्च सदन था, इसमें 60 सदस्य थे, जिसका 34 का निर्वाचन होता था और 26 मनोनीत होता था। इसका कार्यकाल 5 साल था। फिर विधानसभा में, जिसे निम्न सदन बोलते हैं, इसमें 144 सदस्य थे, 104 का निर्वाचन और 40 सदस्य नॉमिनेट होते थे। इसका कार्यकाल 3 साल था। फिर दोनों की शक्तियां समान थी, बट बजट पर स्वीकृति केवल विधानसभा का होता था। प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना, डेयार्की, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया और पुनः प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में कौन कौन सा सब्जेक्ट था? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। और शासन किसके द्वारा होता था? गवर्नर अपनी परिषद के सलाह पर करता था। और हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य आदि था। शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करता था। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ। यहाँ पे सिखों को, भारतीय ईसाई को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियो को। और 1909 में कौन था? केवल मुस्लिम। और यहाँ 4 और बढ़ा, और 1935 में 3 और बढ़ेगा, मजदूर, महिला और किसान वर्ग, दलित वर्ग। 3 उधर बढ़ेगा, 4 इसमें बढ़ा 1919 में, और 1 बढ़ा था 1909 में। तो ये ध्यान रखना है। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन हुआ था। पहली बार केंद्रीय बजट के राज्यों के बजट से अलग किया तथा राज्य विधानमंडलों को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया। क्या है? वैधानिक आयोग का गठन, वैधानिक आयोग का गठन हुआ। इसका काम था अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष के बाद जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। साइमन आयोग का गठन नवंबर 1927 में हुआ, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसका काम क्या था? 1919 के अधिनियम की जांच करना। ये रिपोर्ट 1930 में दिया। सीमित मताधिकार था, केवल शिक्षा, कर पे करने वाले और संपत्ति का अधिकार रखने वाले को ही मत देने का अधिकार था। साइमन आयोग के बारे में थोड़ा नोट किए। साइमन आयोग, इसका रिपोर्ट 1930 में आया। इसकी सिफारिशें क्या था? पहला, द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में समाप्त किया जाए। द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में समाप्त किया जाए, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। दूसरा क्या था? कि राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए। राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए और ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना किया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखा जाए। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। विचार के बाद श्वेत पत्र तैयार किया, जिसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इन समिति के सिफारिशों को 1935 अधिनियम में शामिल किया। फिर भारत शासन अधिनियम 1935। इस टाइम वायसराय कौन था? वेलिंगटन। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी थी, बट देशी रियासत के ना शामिल होने के कारण ये शामिल नहीं हो पाई। फिर क्या है? 1935 एक्ट में वर्मा को भारत से अलग किया गया। 11 राज्यों में 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था, जहां पे विधानसभा और विधान परिषद है, जैसे कि बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई थी। इंग्लैंड में भारत परिषद पद समाप्त किया गया था, जो 1858 के अधिनियम में बना था। भारत परिषद और भारत सचिव का पद, वो भारत परिषद का पद यहाँ समाप्त किया और भारत सचिव का पद 1947 में समाप्त किया जाएगा। सलाहकारी टीम बना। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुआ। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुआ और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई 1937 से 1939 में। तो कब प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई? 1935 एक्ट के तहत। कब प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुआ? 1935 एक्ट के तहत। कब प्रांतों में द्वैत शासन लाई गए थे? तो 1919 एक्ट के तहत। ये सब क्लियर पॉइंट रखना है।
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुआ, क्या हुआ, कब, किस एक्ट के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुआ था, 1935 एक्ट के तहत, बट लागू नहीं हो पाया, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत लागू हुआ। और दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ, मताधिकार का विस्तार हुआ 10%, आरबीआई की स्थापना हुआ, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ 1933 में, मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेरीर, संघ और प्रांतों के खातों की जांच के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली की घोषणा होता है कि 30 जून 1947 को भारत को ब्रिटेन से अलग कर दिया जाए, भारत को ब्रिटेन की क्या है कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा ब्रिटेन से। तो मुस्लिम लीग इसका फायदा उठा करके अलग से अलग देश की मांग कर रही थी। तो 3 जून 1947 को वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो विभाजन की घोषणा करता है कि जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार किया, और इस तरह 1947 का एक्ट पारित करता है। और फिर 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज समाप्त करके भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया, और भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बना। वायसराय का पद इसमें समाप्त किया गया, और 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद बनाया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट के सिफारिश पर ब्रिटिश ताज करेगी। दोनों देश अपना अपना संविधान बना सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बना। 1946 में गठित संविधान सभा संसद के रूप में काम किया। फिर अंतरिम सरकार 1946, जिसका मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ। प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल के मंत्री थे, विदेश मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री थे। तो इस तरह हम लोग का पूरा जितना रिवीजन था पूरा कंप्लीट रिवीजन किया। अब इसके आगे वाला जो पार्ट होगा उसे हम लोग लाएंगे और इसी तरह डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ नोट करते जाएंगे, और आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।